नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर में। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आपको इंसानी व्यवहार को समझने की एक नई नजर देगी। ये केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है जो आपको ये सिखाती है कि लोग क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं और कैसे आप खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। और इस पूरी यात्रा में हम जानेंगे कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसलिए इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने आसपास के लोगों और खुद के बारे में ऐसे सच पता चलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। दोस्तों, हम सभी ये मानते हैं कि हम रैशनल हैं, हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हम अक्सर अपनी भावनाओं के इन्फ्लुएंस में आकर फैसले लेते हैं और फिर बाद में उन्हें जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने कोई फैसला केवल अपनी भावना के आधार पर लिया और बाद में उसे सही ठहराने की कोशिश की। यही ह्यूमन नेचर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी इरैशनैलिटी है, यानी हम पूरी तरह तर्कसंगत नहीं हैं और यही हमें कई बार गलत दिशा में ले जाती है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि अगर हम अपने इमोशंस को समझ लें और उन्हें कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपने जीवन के फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे ग्रीन इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर चल रही भावनाओं को पहचानना होगा। हमें ये समझना होगा कि हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे बिहेवियर के पीछे क्या कारण है। अब सोचिए, अगर आप किसी सिचुएशन में गुस्सा महसूस करते हैं और आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से पूछें कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, तो क्या आपका रिएक्शन बदल नहीं जाएगा? यही सेल्फ अवेयरनेस हमें इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है और हमें एक बेटर इंसान बनाती है। अब जैसे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, हमें ये एहसास होता है कि लोग केवल अपने एक्शन से नहीं, बल्कि अपनी हिडन मोटिवेशन से भी ऑपरेट करते हैं। कई बार लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता, उनके पीछे कुछ और ही कारण होते हैं। अब सोचिए, अगर आप लोगों की बिहेवियर के पीछे की असली मोटिवेशन को समझ जाएं, तो क्या आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे? ग्रीन कहते हैं कि हमें लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्शंस हमेशा सच्चाई बताते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि हम सभी में ईगो होता है और ये ईगो हमें कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। हम अपने आप को सही साबित करने के लिए गलतियों को स्वीकार नहीं करते। हम क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक मान लेते हैं और हम दूसरों की बातों को समझने की बजाय उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल कर लें तो हमारे रिलेशनशिप्स कितनी बेहतर हो सकते हैं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि ह्यूमन नेचर को समझना केवल दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए भी जरूरी है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या हम अपने नेचर को बदल सकते हैं या हम हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं? ग्रीन कहते हैं कि हम पूरी तरह अपने नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे समझकर और कंट्रोल करके अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लें, अगर आप अपनी वीकनेसेस को समझ लें और अगर आप अपने रिएक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करें, तो क्या आपका जीवन बेहतर नहीं हो जाएगा? अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि सेल्फ मास्टरी ही असली शक्ति है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम और गहराई से ह्यूमन नेचर के अलग अलग लॉज को समझेंगे। हम जानेंगे कि लोग क्यों मैनिपुलेट करते हैं, क्यों वे अटेंशन चाहते हैं, क्यों वे दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कैसे हम इन सब चीज़ों को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इस यात्रा में और आगे ले जाएगा और हमें इंसानी व्यवहार की गहराई को समझने में मदद करेगा। अब जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी इरैशनैलिटी है, रॉबर्ट ग्रीन हमें ह्यूमन नेचर के एक और गहरे नियम की ओर ले जाते हैं, और वो है नार्सिसिज्म, यानी आत्ममोह। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान किसी न किसी स्तर पर नार्सिसिस्टिक होता है। हम सभी अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें महत्व दें और हमें समझें। लेकिन यही जरूरत कई बार हमें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देती है।
अब सोचिए, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, जब हम केवल अपनी भावनाओं और अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हैं, तो क्या हम सच में दूसरों को समझ पाते हैं? शायद नहीं। ग्रीन कहते हैं कि नार्सिसिज्म दो प्रकार का होता है, एक हेल्दी नार्सिसिज्म और एक डीप नार्सिसिज्म। हेल्दी नार्सिसिज्म वो है जहां हम अपने आप को वैल्यू देते हैं, लेकिन साथ ही दूसरों को भी समझते हैं, उनके इमोशंस को महसूस करते हैं। लेकिन डीप नार्सिसिज्म में व्यक्ति पूरी तरह अपने आप में खो जाता है, उसे केवल अपनी ही परवाह होती है और वो दूसरों को केवल एक टूल की तरह देखता है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि डीप नार्सिसिस्ट्स अक्सर बहुत चार्मिंग होते हैं। वे लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करते हैं, वे खुद को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत इनसिक्योर होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखे लेकिन अंदर से इनसिक्योर हो, तो वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? वो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। अब जैसे जैसे हम इस पैटर्न को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि नार्सिसिस्ट्स के साथ डील करना आसान नहीं होता। वे अक्सर कॉन्वर्सेशंस को अपने ऊपर ले आते हैं, वे दूसरों की बातों को इग्नोर करते हैं और हमेशा खुद को सेंटर में रखना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि नार्सिसिस्ट्स के साथ सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उन्हें समझें, लेकिन उनसे इमोशनली अटैच ना हो। अब सोचिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति के बिहेवियर को पर्सनली लेने के बजाय उसे एक पैटर्न के रूप में देखें, तो क्या आप उससे कम प्रभावित नहीं होंगे? यही अवेयरनेस हमें इमोशनल डैमेज से बचाती है। अब जैसे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमें एम्पैथी डेवलप करनी होगी। एम्पैथी का मतलब है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझें, उनके पर्सपेक्टिव को देखें और उन्हें उसी नजरिए से समझने की कोशिश करें। अब सोचिए, अगर आप हर व्यक्ति को उसके नजरिए से समझने की कोशिश करें, तो क्या आपके रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं हो जाएंगे? ग्रीन कहते हैं कि एम्पैथी ही वो स्किल है जो हमें नार्सिसिज्म से बाहर निकाल सकती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि हमें अपने अंदर के नार्सिसिज्म को भी पहचानना होगा। हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने बिहेवियर को ऑनेस्टली एनालाइज करें, तो क्या हमें अपनी कमजोरियां नजर नहीं आएंगी? जैसे कि हम कितनी बार दूसरों की बात बीच में काटते हैं, कितनी बार हम केवल अपनी बात कहने में लगे रहते हैं और कितनी बार हम सच में दूसरों को सुनते हैं। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि सेल्फ अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम ह्यूमन नेचर की एक और गहरे पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि लोग मास्क्स क्यों पहनते हैं, वे अपनी असली पहचान क्यों छुपाते हैं और कैसे हम इन मास्क्स के पीछे की सच्चाई को देख सकते हैं, क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इंसानी व्यवहार की और भी गहराई में ले जाएगा और हमें ये समझने में मदद करेगा कि लोग वास्तव में कौन हैं और वे क्या छुपा रहे हैं। अब जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि नार्सिसिज्म हमें दूसरों से कैसे दूर कर देता है, रॉबर्ट ग्रीन हमें ह्यूमन नेचर के एक और गहरे और रोचक नियम की ओर ले जाते हैं, और वो है रोल प्लेइंग और मास्क्स। यानी लोग अपनी असली पहचान छुपाकर एक नकली चेहरा क्यों पहनते हैं। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रोल्स निभाते हैं। हम घर पर कुछ और होते हैं, काम पर कुछ और होते हैं और समाज में कुछ और। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि कई बार ये रोल प्लेइंग इतना गहरा हो जाता है कि हम अपनी असली पहचान से ही दूर हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा एक मास्क पहनकर जी रहा हो, तो क्या वो खुद को भी सच में जानता होगा? शायद नहीं। ग्रीन कहते हैं कि लोग मास्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे जज होने से डरते हैं, वे रिजेक्शन से डरते हैं और वे अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि सोसाइटी भी हमें मास्क पहनने के लिए मजबूर करती है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम एक खास तरीके से बिहेव करें, हम अपनी असली फीलिंग्स को छुपाएं और एक सोशली एक्सेप्टेबल इमेज बनाए रखें। अब सोचिए, अगर आप हमेशा वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, तो आपकी असली पहचान कहाँ जाएगी? अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि कुछ लोग अपने मास्क्स को इतनी अच्छी तरह से डेवलप कर लेते हैं कि वे खुद भी उसे सच मानने लगते हैं। वे अपनी फेक आइडेंटिटी में इतना खो जाते हैं कि उन्हें अपनी असली सेल्फ का एहसास ही नहीं रहता। अब जैसे जैसे हम इस पैटर्न को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमें लोगों के वर्ड्स पर नहीं, बल्कि उनके बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि वर्ड्स अक्सर मास्क का हिस्सा होते हैं, लेकिन बिहेवियर सच्चाई को दिखाता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कुछ कहता है लेकिन उसका बिहेवियर उससे मेल नहीं खाता, तो असली सच्चाई क्या होगी? यही ऑब्जर्वेशन हमें लोगों के मास्क्स के पीछे की सच्चाई को समझने में मदद करता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हमें खुद भी अपने मास्क्स को पहचानना होगा। हम कब फेक बिहेवियर कर रहे हैं, हम कब अपनी असली फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और हम कब दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खुद को बदल रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी आप को पूरी ईमानदारी से देखें तो क्या आपको अपने मास्क्स नजर नहीं आएंगे? जैसे कि हम कई बार केवल इसलिए हंसते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें हंसना चाहिए, या हम कई बार अपनी राय इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि ऑथेंटिसिटी ही असली शक्ति है। जब हम अपने असली रूप में होते हैं, जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम सच में कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। अब यहां ग्रीन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हमें दूसरों के मास्क्स को पहचानना सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें तुरंत एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से मास्क पहनता है, और अगर हम उसे अचानक हटा देंगे तो वो डिफेंसिव हो सकता है। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और धीरे धीरे लोगों की असली नेचर को समझना चाहिए। अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा को समझते हैं, हमें यह एहसास होता है दैट ह्यूमन नेचर लेयर्स में काम करता है। जो हम बाहर देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती, उसके पीछे कई लेयर्स होती हैं जिन्हें समझने के लिए पेशेंस और ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम ह्यूमन नेचर की एक और पावरफुल पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि लोग दूसरों को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, पावर का उनके बिहेवियर पर क्या असर होता है, और कैसे हम इन डायनामिक्स को समझकर खुद को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इस जर्नी में और आगे ले जाएगा और हमें इंसानी व्यवहार की गहराई को और भी स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। अब जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि लोग मास्क पहनकर अपनी असली पहचान छुपाते हैं, रॉबर्ट ग्रीन हमें ह्यूमन नेचर की एक और बेहद शक्तिशाली और खतरनाक पहलू की ओर ले जाते हैं, और वो है पावर यानी शक्ति। क्योंकि सच्चाई ये है कि पावर इंसान के बिहेवियर को पूरी तरह बदल सकती है। ग्रीन कहते हैं कि पावर केवल एक बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। अब सोचिए, जब किसी व्यक्ति के पास पावर आती है तो वो खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो खास है, कि वो नियमों से ऊपर है, और यही सोच उसे धीरे धीरे बदलने लगती है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि पावर का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमें ब्लाइंड कर देती है। जब हमारे पास पावर होती है तो हम क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने लगते हैं, हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को देख ही नहीं सकता तो वो कैसे सुधरेगा? यही कारण है कि ग्रीन कहते हैं कि पावर करप्शन का कारण बन सकती है, क्योंकि ये हमें रियलिटी से दूर कर देती है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि पावर केवल नेताओं या बड़े लोगों तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी रूप में पावर होती है, चाहे वो फैमिली में हो, वर्क प्लेस में हो, या सोशल सर्कल में हो। अब सोचिए, अगर आपके पास किसी पर इन्फ्लुएंस है तो आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? क्या आप उसे कंट्रोल करने के लिए करते हैं या उसे एम्पावर करने के लिए? ये सवाल हमें अपनी बिहेवियर को समझने में मदद करता है। अब जैसे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि पावर का असली टेस्ट ये है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि जो लोग अपनी पावर को समझदारी से यूज करते हैं, वे दूसरों को ग्रो करने में मदद करते हैं, जबकि जो लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, वे दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि पावर डायनामिक्स हर रिलेशनशिप में मौजूद होते हैं। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता है और कोई ना कोई इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब सोचिए, अगर आप इन डायनामिक्स को समझ लें तो क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे? अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमें पावर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। अगर हम पावर को समझ लें तो हम उसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं और उसका पॉजिटिव उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है
कि हमें अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पावर और ईगो का गहरा संबंध होता है। जब ईगो बढ़ता है तो पावर का मिसयूज होने लगता है। अब सोचिए, अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखें तो क्या आप पावर का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे? अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि सेल्फ कंट्रोल ही असली शक्ति है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम ह्यूमन नेचर की एक और गहरी पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि लोग अटेंशन क्यों चाहते हैं, वे वैलिडेशन के लिए क्यों तरसते हैं, और कैसे ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इंसानी बिहेवियर की और भी गहराई में ले जाएगा और हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम जो करते हैं उसके पीछे असली कारण क्या होते हैं। अब जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि पावर हमारे बिहेवियर को कैसे बदलती है, रॉबर्ट ग्रीन हमें ह्यूमन नेचर के एक और गहरे और बहुत ही सामान्य लेकिन शक्तिशाली पहलू की ओर ले जाते हैं, और वो है अटेंशन और वैलिडेशन की हमारी जरूरत। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि उसे देखा जाए, उसे सुना जाए और उसे महत्व दिया जाए। हम सभी के अंदर एक छिपी हुई इच्छा होती है कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी तारीफ करें और हमें स्वीकार करें, और यही जरूरत कई बार हमारी डिसीजंस को प्रभावित करती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने कुछ ऐसा किया जो आप सच में नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने किया क्योंकि आपको अप्रूवल चाहिए था। यही वैलिडेशन की पावर है जो हमें कई बार अपने असली सेल्फ से दूर कर देती है। ग्रीन कहते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में ये जरूरत और भी बढ़ गई है, जहां लोग लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स के जरिए अपनी वैल्यू को मेजर करते हैं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि जब हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करने लगती है तो हम कमजोर हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या आप कभी सच में खुश रह पाएंगे? शायद नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि अटेंशन एक तरह का एडिक्शन बन सकता है। जब हमें अटेंशन मिलती है तो हमें अच्छा लगता है और हम बार बार वही फीलिंग पाने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल अटेंशन पाने के लिए जी रहा हो तो वो अपने असली गोल्स को कैसे अचीव करेगा? अब जैसे जैसे हम इस पैटर्न को समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन से बाहर निकलना होगा। हमें अपनी वैल्यू खुद तय करनी होगी, हमें खुद को एक्सेप्ट करना होगा और हमें अपने गोल्स पर फोकस करना होगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि अटेंशन की जरूरत केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर हमें समझें, हमें अप्रिशिएट करें और हमें इंपॉर्टेंस दें। लेकिन अगर ये जरूरत बहुत ज्यादा हो जाए तो ये रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना सकती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार अटेंशन मांगता रहे तो क्या वो रिलेशनशिप हेल्दी रह पाएगा? शायद नहीं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। हमें अटेंशन चाहिए, लेकिन हमें उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि हमें दूसरों को भी अटेंशन देना सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें तो हमें भी उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति केवल अटेंशन लेने की कोशिश करे और देने की नहीं, तो क्या रिलेशनशिप्स टिक पाएंगे? यही रीजन है कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग इतनी जरूरी होती है। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि सेल्फ वर्थ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अगर हम खुद को एक्सेप्ट कर लें, अगर हम अपने गोल्स पर फोकस करें और अगर हम अपनी वैल्यू को खुद डिफाइन करें, तो हमें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम ह्यूमन नेचर के एक और गहरे पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि अग्रेशन और एंगर हमारी बिहेवियर को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे हम इन्हें कंट्रोल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इमोशनल मास्टरी की दिशा में आगे ले जाएगा और हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम अपनी इमोशंस को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि अटेंशन और वैलिडेशन की हमारी जरूरत हमें कैसे प्रभावित करती है, रॉबर्ट ग्रीन हमें ह्यूमन नेचर के एक और गहरे और शक्तिशाली पहलू की ओर ले जाते हैं, और वो है अग्रेशन और एंगर, यानी गुस्सा। क्योंकि सच्चाई ये है कि गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, लेकिन हम इसे कैसे हैंडल करते हैं, यही हमें दूसरों से अलग बनाता है।
हम अक्सर गुस्से को एक नेगेटिव इमोशन मानते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि गुस्सा खुद में गलत नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हमारे अंदर कुछ गलत हो रहा है या हमें कुछ अनएक्सेप्टेबल लग रहा है। अब सोचिए, जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो आपका शरीर कैसा रिएक्ट करता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आपका माइंड तुरंत रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि अनकंट्रोल्ड एंगर हमारे रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकता है। हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो हम सच में नहीं कहना चाहते और बाद में हमें पछतावा होता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से में रिएक्ट करें तो क्या आपके रिलेशनशिप्स लंबे समय तक टिक पाएंगे? शायद नहीं। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सामने आता है, जिसे ग्रीने डिलेड रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप गुस्सा महसूस करें तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा समय लें, खुद को काम करें और फिर सोच समझकर जवाब दें। अब सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय पॉज लें तो आपके डिसीजंस कितने बेहतर हो जाएंगे। अब जैसे जैसे हम इस टेक्निक को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि सेल्फ कंट्रोल ही इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी पहचान है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि कई बार गुस्सा सरफेस पर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही इमोशंस होते हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटी, फियर या फ्रस्ट्रेशन। अब सोचिए, अगर आप अपने गुस्से के पीछे के कारण को समझ लें तो क्या आप उसे बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे? यही सेल्फ अवेयरनेस हमें इमोशनल मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमें दूसरों के गुस्से को भी समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो हमें केवल उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके इमोशन पर ध्यान देना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप किसी के गुस्से के पीछे के दर्द को समझ लें तो क्या आप उससे बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाएंगे? अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हमें अपने अग्रेशन को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहिए। गुस्सा हमें एनर्जी देता है। अगर हम इसे सही दिशा में यूज करें तो ये हमें मोटिवेट कर सकता है, हमें अपने गोल्स के लिए पुश कर सकता है। लेकिन अगर हम इसे गलत दिशा में यूज करें तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वे हमारे टूल्स हैं। अगर हम उन्हें समझ लें और कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब इस समझ के साथ हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस पूरे ज्ञान का सार समझेंगे और ये जानेंगे कि हम ह्यूमन नेचर के इन लॉज को अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम ना केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। क्योंकि यही वो अंतिम समझ है जो हमें एक जागरूक और समझदार इंसान बनने की दिशा में ले जाती है। अब जैसे ही हम इस पूरी गहरी और आत्म जागरूकता से भरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, रॉबर्ट ग्रीन के विचार हमें एक ऐसे स्तर पर ले आते हैं जहां हम केवल इंसानी व्यवहार को समझते ही नहीं, बल्कि खुद को भी एक नई नजर से देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस पूरी किताब का असली उद्देश्य यही है कि हम दूसरों को नहीं, बल्कि पहले खुद को समझें। हमने इस यात्रा में जाना कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी इरैशनैलिटी है। हम अपने फैसले भावनाओं के आधार पर लेते हैं और बाद में उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं। हमने ये भी समझा कि नार्सिसिज्म हमें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देता है और एम्पैथी ही वो रास्ता है जो हमें दूसरों के करीब लाता है। हमने मास्क्स के बारे में सीखा कि लोग अपनी असली पहचान को छुपाते हैं और एक सोशली एक्सेप्टेबल इमेज बनाते हैं। और हमने ये भी जाना कि सच्चाई हमेशा बिहेवियर में दिखाई देती है, न कि शब्दों में। हमने पावर के प्रभाव को समझा कि कैसे ये हमें ब्लाइंड कर सकती है और हमें रियलिटी से दूर कर सकती है। और हमने ये भी देखा कि अटेंशन और वैलिडेशन की हमारी जरूरत हमें कई बार गलत दिशा में ले जाती है। हमने अग्रेशन और एंगर के बारे में जाना और ये समझा कि इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली स्ट्रेंथ है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सेल्फ अवेयरनेस ही असली शक्ति है। अगर आप खुद को समझ लें, अगर आप अपनी इमोशंस को पहचान लें और अगर आप अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली कंट्रोल करें, तो आप अपनी जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर सिचुएशन में अवेयर रहें, अगर आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें और अगर आप अपने एक्शंस के पीछे के कारण को समझें, तो क्या आपका जीवन बेहतर नहीं हो जाएगा?
यही ग्रीन का मैसेज है कि मास्टरी बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर होनी चाहिए। अब जैसी जैसी ये समझ हमारे अंदर बैठती है, हमें ये एहसास होता है कि ह्यूमन नेचर को समझना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं होता, बल्कि ये हर दिन की प्रैक्टिस से आता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है कि क्या हम सच में खुद को समझना चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि खुद को समझना आसान नहीं है। इसमें हमें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें ग्रोथ की ओर ले जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने ईगो को साइड पर रखकर अपने आप को ऑनेस्टली देखें, तो क्या आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे? यही वो जर्नी है जो हमें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अब जैसे जैसे हम इस अंत तक पहुंचते हैं, हमें यह एहसास होता है कि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब हम उसे अप्लाई करें। अगर हम केवल सुनते रहें लेकिन अपने बिहेवियर में कोई बदलाव ना लाएं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इन लॉज को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे? क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएंगे? और क्या आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा देंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी यात्रा पसंद आई हो, अगर इसने आपकी सोच को बदला हो और आपको खुद को समझने में मदद की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही डीप और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर से किसी नई किताब और नई विचार के साथ आपकी सोच को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे।